नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रियंका सिंह राठौर। नारी तू नारायणी में आपका एक बार फिर से बहुत स्वागत है। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं अनुराधा दुबे। अनुराधा जी, आपका बहुत स्वागत है। नमस्कार प्रियंका, और एबी न्यूज़ प्लस की ओर से मैं देखने वाले सभी दर्शकों को नवरात्र की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देती हूं। मैं आपको बता दूं, अनुराधा दुबे जी अभिनेत्री हैं। छत्तीसगढ़ के साथ साथ हिंदी फिल्मों में भी उन्होंने काम किया है। साथ ही वो कथक डांसर भी हैं। इसके साथ वो एंकरिंग भी करती हैं। एंकरिंग में जैसे स्टेज एंकरिंग हो गया, साथ ही मैम टीवी पे भी नजर आती हैं। तो मैम, सबसे पहले मेरा सवाल ये है कि फिल्मों में आपकी एंट्री कैसे हुई? आपको पहली दफा ये कब लगा कि आप एक्टिंग भी कर सकती हैं? प्रियंका, मैं बेसिकली कथक की आर्टिस्ट हूं और बचपन से ही मैंने कथक सीखा है। और मैंने स्टेज परफॉर्मेंस शुरू किया करीब 93-94 में। और जब छत्तीसगढ़ राज्य बना सन 2000 में, तो उसके पहले 2 फिल्में यहाँ पर छत्तीसगढ़ी बन चुकी थी। लेकिन सन 2000 राज्य के निर्माण के साथ ही यहाँ छत्तीसगढ़ी फिल्मों का दौर शुरू हुआ और सतीश जैन जी की फिल्म मोर छैया भूया ने काफ़ी हिट और काफ़ी लोगों का ध्यान आकर्षित किया। और उसके बाद यहाँ पर फिल्मों का सिलसिला चल निकला। चूँकि मैं कथक से जुड़ी हुई थी और मैंने स्कूल में थिएटर भी किया हुआ था, दूरदर्शन की कुछ अच्छी टेलीफिल्म भी मैंने की हुई थी। तो इस तरह से एक्टिंग का एक जो होता है कि दरवाज़ा जो है वो खुला मेरे लिए। मेरे पास ऑफ़र आया और दूरदर्शन के माध्यम से ही ये ऑफ़र आया। मेरी पहली फिल्म थी नैना, और इस नैना फिल्म के डायरेक्टर थे दूरदर्शन के केंद्र निदेशक बैकुंठ पाणिग्राही जी। तो जब उनकी तरफ से ऑफ़र आया तो मैं मना नहीं कर सकी और काफ़ी अच्छा रोल था इसमें। भाभी का था, एक पारिवारिक फिल्म थी और किरदार भी ऐसा था चरित्र अभिनेत्री का कि मुझे लगा कि मेरी जो एक पर्सनालिटी है उससे मैच करता हुआ ये रोल है, तो उसे मैंने एक्सेप्ट किया और इस तरह से फिल्मों का सिलसिला चल निकला। जी जी, अनुराधा जी, आपका अनुभव कैसा रहा? क्योंकि आपने छत्तीसगढ़ी फिल्म में भी काम किया है, साथ ही हिंदी फिल्मों में भी काम किया है। आपको मैं बता दूं कि हिंदी फिल्म जो है, जो छत्तीसगढ़ में ही शूट हुआ है, ऐसी 2 फिल्मों में आपने काम किया है। तो आपका अनुभव किसमें ज्यादा अच्छा रहा, छत्तीसगढ़ में या हिंदी फिल्मों में? देखिए, अनुभव तो दोनों ही में बहुत अच्छा रहा। लेकिन छत्तीसगढ़ी फ़िल्म में जब हम काम करते हैं तो यहाँ के लोकल प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, आर्टिस्ट, को आर्टिस्ट और सारा जो क्रू होता है वो यहाँ का आता है और कुछ बाहर से भी होते हैं। लेकिन जब बाहर से टीम आती है और छत्तीसगढ़ में काम करती है, चाहे वो हिंदी फ़िल्म हो, चाहे वो भोजपुरी फ़िल्म हो, तो उसमें बहुत कुछ हमको सीखने को मिलता है। क्योंकि वो एक बड़ी इंडस्ट्री से आते हैं, मेट्रो सिटी से आते हैं, तो उनके काम करने का तरीका बिल्कुल अलग होता है और माहौल भी बिल्कुल अलग होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम उसमें काम करते समय, चूँकि छत्तीसगढ़ी फ़िल्मों में काम कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ से हैं, तो हिंदी फ़िल्म के यूनिट के साथ कुछ अनईज़ी फ़ील करते होंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। लेकिन हाँ, कुछ तरीका जो हम प्रोफ़ेशनली यदि हम देखें तो काफ़ी अलग होता है। तो काम करने का जो अनुभव रहा, चमन बहार जब मैंने की हिंदी फ़िल्म, एक अलग तरह का अनुभव था और एक ऐसी फ़िल्म थी जिसे जब हम कर रहे थे काम उसमें, तो ऐसा लगता था कि पता नहीं ये फ़िल्म किस तरह से शूट हो रही है, चल पाएगी या नहीं चल पाएगी। डायरेक्टर का पॉइंट ऑफ व्यू जो था वो कुछ इतना ज़्यादा हम कलाकार के लिए क्लियर नहीं था कि किस तरह से इस फ़िल्म को वो लेकर के आगे बढ़ेंगे। लेकिन जब वो फ़िल्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज़ हुई और उसने लगातार 10-11 दिनों तक फर्स्ट पोजीशन पर ट्रेंडिंग की, तब समझ में आया कि जो चीज़ें दिखती है काम करते समय, ऐसा लगता है कि पता नहीं ये किस तरीके से काम हो रहा है, ये सक्सेस हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। तो उसका बिल्कुल उल्टा हुआ और एक प्राउड भी फील हुआ कि छत्तीसगढ़ के होने के साथ साथ हमने एक इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर जो फिल्म रिलीज़ हुई उस पर हमने काम किया है। तो देखिए, छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया तो हम हैं ही। लेकिन क्या कभी आपको किसी फिल्म में कोई ऐसा रोल मिला हो जो आपके लिए काफ़ी चुनौती भरा हो कि ये थोड़ा मुश्किल हो रहा है, मेरे से नहीं हो पाएगा मुझसे? तो ऐसा कोई रोल जो आपको फिल्मों में मिला हो, फिर वो हिंदी हो या फिर छत्तीसगढ़ी हो? जी। आज तक तो जो भी मुझे फ़िल्में मिली हैं, बिल्कुल मेरी पर्सनैलिटी के हिसाब से, मेरे नेचर को देखते हुए और जो मैंने कथक के फ़ील्ड में नाम अपना कमाया, उसको देखते हुए मुझे चरित्र अभिनेत्री का रोल मिला है। लेकिन मनोज वर्मा जी की फ़िल्म मैंने की महू कंवारा तहू कंवारी,
और इसमें जो था एक कॉमेडी कैरेक्टर था मेरा। मनोज जी को बिल्कुल भी ये एहसास नहीं था कि मैं उस रोल को कर पाऊंगी, लेकिन फिर भी उन्होंने मुझे लिया। शायद उनकी सोच रही होगी कि यदि डायरेक्शन पक्ष की ओर से यदि मुझे डायरेक्शन मिलता रहे, मुझे बताया जाता रहे, तो हो सकता है मैं कर लूँगी। लेकिन जब पहला सीन हमारा हुआ और उसकी जो केमिस्ट्री थी, मेरे अपोजिट में पुष्पेंद्र जी थे, उनके साथ जो केमिस्ट्री थी मेरी और कॉमेडी को लेकर के, तो जो मनोज जी का एक कमेंट आया कि आपकी जो टाइमिंग है वो बहुत परफेक्ट है और कॉमेडी कैरेक्टर में टाइमिंग ही जो होती है वो बहुत मायने रखती है। तो जब मैं एक्टिंग कर रही होती थी और हम अपने को आर्टिस्ट के साथ उस सीन को फिल्मा रहे होते थे, तो डायरेक्टर जो थे वो बहुत मतलब खुश हुआ करते थे। तो उसके बाद मुझे लगा कि एक सपाट जो एक चला आ रहा है मेरा काम करने का तरीका, उसमें मुझे कुछ चेंज करना चाहिए। तो ये कॉमेडी कैरेक्टर करके मुझे वाकई में बहुत अच्छा लगा और मुझे लगा कि मैं हर तरीके के रोल को मैं अच्छी तरह से निभा सकती हूँ। तो अनुराधा जी, आप एक मंझी हुई कलाकार तो हैं ही, लेकिन कभी आपको ऐसी कुछ उम्मीद है या फिर कभी ऐसा मन कि कोई ऐसा रोल मुझे मिले जो मैं करना चाहूँ, कोई ऐसा रोल जो आपको अब तक नहीं मिला है लेकिन आप उसमें भूमिका निभाना चाहती हैं? मैं नेगेटिव रोल करना चाहती हूँ क्योंकि आज तक मैंने सारे पॉजिटिव रोल ही किए हैं और एक कैरेक्टर आर्टिस्ट के तौर पर मेरी ये दिली इच्छा है कि चूँकि मैंने बहुत ही ममतामयी माँ और बहन और भाभी का रोल किया हुआ है, कॉमेडी कैरेक्टर भी मैं कर चुकी हूँ, तो मुझे लगता है कि एक अब नेगेटिव रोल भी मुझे करना चाहिए और वो मेरे लिए काफ़ी चैलेंजिंग होगा। चूँकि सारे लगभग डायरेक्टर्स, चाहे वो हिंदी फिल्मों के हों चाहे वो छत्तीसगढ़ी फिल्मों के हों, वो कहते हैं कि आपके फेस में जो बात है वो एक ममतामयी माँ की बात है या बहन भाभी की बात है। तो मुझे लगता है कि यदि ये चैलेंज मुझे ऑफ़र होता है ग्रे शेड का और नेगेटिव कैरेक्टर का, तो मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि मैं इसे बहुत अच्छी तरीके से निभा सकती हूँ। तो ये तो बहुत बढ़िया है कि आप नेगेटिव रोल निभाना चाहती हैं। इसी के साथ मैं ये भी आपसे जानना चाहूँगी, क्योंकि अक्सर जो महिलाएं हैं अपना ख्याल नहीं रख पाती हैं, लेकिन आप तमाम क्षेत्र में अपने आप को आगे भी बढ़ा रही हैं, प्लस अपने आप को इतनी खूबसूरती से मेंटेन करके रखा है। तो मैं जानना चाहूँगी आपकी खूबसूरती का राज क्या है? मेरी खूबसूरती का राज जो है वो डांस है। बचपन से जब मैं 8-9 साल की थी तब से मैं कथक कर रही हूँ और आज तक मैंने कथक छोड़ा नहीं है। और मैं दर्शकों को और प्रियंका आपको बता दूं कि आप कोई सी भी आप एक्सरसाइज करें, यदि आप उसे नियमित रूप से करते हैं तो आप मेंटेन रहते हैं। एक्सरसाइज के साथ साथ आपको अपनी ज़बान पर भी कंट्रोल रखना होता है, चाहे वो ज़बान बोलने के मामले में हो चाहे वो खाने के मामले में हो। तो मुझे लगता है कि मैं दोनों ही मामले में अपनी ज़बान पर कंट्रोल रखती हूँ काफ़ी हद तक। और खाने में भी डाइट क्या होना चाहिए, कितनी होना चाहिए, इसका मैं प्रॉपर ध्यान रखती हूँ। पानी मुझे कितना लेना है दिन भर में, इसका मैं ध्यान रखती हूँ। चाय कॉफ़ी की बहुत ज़्यादा आदत नहीं, चाय मैं लेती नहीं हूँ। कॉफ़ी मैं ज़रूर लेती हूँ, वो मुश्किल से 2 होती है, लेकिन हाँ, जब मैं शूट पर होती हूँ और नाइट शूट पर होती हूँ तो मुझे लगता है कि रात में यदि हम पूरी रात शूट कर रहे हैं तो लगभग 2 से 3 कॉफ़ी और मिलनी चाहिए। लेकिन कॉफ़ी जब ज़्यादा हो तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं ब्लैक कॉफ़ी पीऊँ और विदाउट शुगर। तो ये जो चीज़ें हैं ये हेल्थ को मेंटेन रखती हैं और सकारात्मक सोच के साथ यदि आप अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं तो उसका भी काफ़ी ज़्यादा असर आपके पर्सनालिटी पर पड़ता है और आप मेंटेन रहते हैं। आप जो कुछ भी करें आप सकारात्मक होकर के करें और आपके आसपास में क्या हो रहा है, आपके खिलाफ क्या हो रहा है या आपके जो अपोजिट में है वो क्या कर रहे हैं, वो कितना आगे बढ़ रहे हैं, कहाँ तक जा रहे हैं, ये सोचने की बिल्कुल भी आवश्यकता हमें नहीं होनी चाहिए। क्योंकि हम जो कर रहे हैं, हम कितनी ईमानदारी से उसमें अपना 100% दे रहे हैं, ये मायने रखता है। तो इससे जो होता है, इस सोच से एक दिमागी जो शांति रहती है, वो आपको सुकून जो रहता है वो आपको मिलता है और वो आपके पर्सनालिटी को, आपके फिगर को, आपके हेल्थ को मेंटेन रखने में बहुत सहायक होता है। जी जी, बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन आजकल की जो महिलाएं हैं वो ये सब नहीं कर पाती हैं, क्योंकि वो पारिवारिक उलझनों में ही हमेशा उलझी रहती हैं। तो ये सवाल मैं एक और आपसे ये करना चाहूँगी कि आपकी फैमिली भी है, आपके बच्चे भी हैं, तो आप अपनी फैमिली को ध्यान में रखते हुए आपने अपने करियर में भी ध्यान दिया है काफ़ी अच्छे से। तो ये जो बैलेंस है घर और बाहर में, ये आप किस तरह से करती हैं? देखिए, पारिवारिक
मैं भी हूँ, मेरा परिवार है, बच्चे हैं, हस्बैंड हैं और सारे रिलेटिव्स भी हैं जो रायपुर में ही रहते हैं, ससुराल पक्ष से भी और मायके पक्ष से भी। लेकिन ये होता है कि टाइम मैनेजमेंट की बात होती है कि आप यदि बाहर निकल रहे हैं काम करने के लिए तो आप किस तरीके से घर के कामों को आप मैनेज करते हैं। मैं ये नहीं कहती कि मैं अपने घर का 100% काम करती हूँ, क्योंकि पूरा काम करके बाहर का काम करना और इस तरीके से अपने आप को व्यस्त रखना मुश्किल हो जाता है। लेकिन दूसरे लोगों से सहयोग लेकर के काम, खाना बनाने से लेकर के घर के कामों से लेकर के मेड का सहयोग मिलता है, घर में हस्बैंड और बच्चों का सहयोग मिलता है, तो वो बहुत अच्छे से मैनेज हो जाता है। लेकिन ये भी एक बात मैं कहना चाहूँगी कि बाहर के कामों के साथ साथ यदि घर के कामों को भी आप प्रॉपर मैनेजमेंट के साथ करें तो आप बेहतर तरीके से घर और बाहर दोनों को आप संभाल सकती हैं। जैसे मैं थोड़ा सा लेट उठती हूँ, पूजा भी करना था, कलश स्थापना भी करनी थी, तो मैं थोड़ा पहले उठ गई और पहले उठ करके मैंने अपने बिल्कुल टाइम जो मेरा ऑफिस जाने का होता है उसके पहले मेरे सारे काम हो गए। तो ये जो टाइम मैनेजमेंट की जो बात होती है ये जीवन के हर फील्ड में आपको बहुत ज़्यादा काम आती है और तभी आप सारी चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। तो ये जैसा कि अनुराधा जी ने बताया कि आप सकारात्मक रहिए और मैनेज कीजिए, सब हो जाएगा, टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। तो मैम आपने संगीत में भी डिप्लोमा किया है, मतलब ऐसा कोई क्षेत्र है जो आप छोड़ना चाहती हैं? आपने लोक संगीत में प्लस सुगम संगीत में आपने डिप्लोमा किया है, इसके बारे में क्या जानकारी देना चाहेंगे आप? देखिए, चूँकि मैंने कथक में एमए किया और उसके बाद कथक में मैंने पीएचडी की, मेरे पापा की इच्छा थी कि हिंदी लिटरेचर में भी मैं डिग्री हासिल करूं, तो हिंदी लिटरेचर में मैंने एमए किया और मेरी खुशकिस्मती है कि मैंने पापा की बात सुनी, हिंदी लिटरेचर में मैंने एमए किया और मेरी हिंदी पे पकड़ इतनी अच्छी हुई कि मैं बहुत सारे काम लेखन के और एंकरिंग के मैं बहुत अच्छे से कर सकती हूँ। तो जब मैंने कथक में एमए किया, पीएचडी की, तो मुझे लगा कि कथक का एक जो पार्ट होता है वो एक पढ़ंत का होता है, छंद की प्रस्तुति का होता है, ठुमरी। पहले के समय में जो कलाकार हुआ करते थे वो कुछ भी ठुमरी, बंदिश या भजन कुछ करते थे तो उसके पहले 2 लाइनें उसे गाया करते थे। तो वो चीज़ें मुझे बहुत अट्रैक्ट करती थी कि जो परफॉर्म मैं कर रही हूँ कथक में, यदि 2 लाइन मैं भी सुना सकूँ ऑडियंस को, तो ऑडियंस जो होता है वो कलाकार से वो कनेक्ट हो जाता है। और जब तक कलाकार ऑडियंस को अपने से कनेक्ट नहीं करता है उसे वो सफलता या वो एक आत्मीयता दर्शकों से नहीं मिल पाती है जो उसे मिलनी चाहिए। तो बस यही सोच करके मैंने सुगम संगीत में डिप्लोमा लिया 2 साल का। और जब सुगम संगीत में मैंने लिया तो मुझे लगा कि लोक संगीत, पहले मैंने लोक संगीत में किया, चूँकि हम छत्तीसगढ़ से हैं और बहुत सारे एंकरिंग के फील्ड में ऐसा होता है कि छत्तीसगढ़ी लोक संस्कृति के बारे में हमें जानना, समझना, बोलना, बताना होता है। तो उसकी वजह से मैंने लोक संगीत में डिप्लोमा लिया और इस तरह से ये क्षेत्र जो है वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो मैम जैसा कि आपने कहा कि ऑडियंस हमसे कनेक्ट हो सके, तो उसके लिए आप कुछ सुनाना चाहेंगी, तो मैं चाहूँगी कि 2-4 लाइन जो आपके दिल के करीब हो ऐसा गाना आप हमें सुना दीजिए। मुझे एक गाना बहुत ज़्यादा इंस्पायर करता है जो मेरे लाइफ को एक दिशा भी देता है और मुझे लगता है कि ये ऐसा प्रेरक गाना है जो वास्तव में यदि आप कहीं हतोत्साहित हो रहे हैं या कहीं नर्वस हो रहे हैं तो उसको बूस्ट करने का काम करता है। तो वो 2 लाइन मैं आपको सुना देती हूँ। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बाहर के। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बाहर के। ओ राही 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 ओ राही। वाह, बहुत खूबसूरत है मैम आपकी आवाज़। थैंक यू। तो तो मैम ये आपने कांटों भरी राह है प्रियंका, और जी जी जिस पर बिल्कुल। चल के ही
और कांटों भरी राह जीवन में हर फील्ड में होती है, लेकिन यदि आप समझेंगे कि वो कांटों भरी और उसमें चलना नहीं है, तो आप कैसे सफल होंगे, आप कैसे अपने आप को साबित कर पाएंगे। जीवन का असली चैलेंज तो वही है जो आप अपने अपोजिट जो चीज़ें आ रही हैं उसे पार करते हुए, उस पर चलते हुए यदि आप कुछ अचीव करते हैं, तो उसमें जो आपको संतुष्टि, एक संतोष मिलता है, वो किसी दूसरी चीज़ में नहीं मिल पाता है। बिल्कुल 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 सही कहा आपने मैम। तो जैसा कि आप एक डांसर भी हैं, कथक डांस करती हैं आप। तो कथक में यूजुअली ये होता है कि हम किसी कहानी को, किसी स्टोरी को हम दर्शाते हैं अपने डांस के ज़रिए। तो आपने ऐसी कौन-कौन सी कहानियों को दर्शाया है या फिर आप दर्शाना चाहेंगी अपने उस डांस के ज़रिए? प्रियंका, कथक में बहुत सी स्टोरी होती है और आजकल जो बैले चल रहा है, जो नृत्य नाटिका चल रहा है, हालांकि ये काफ़ी पुराना है। पंडित उदय शंकर जी ने बैले की शुरुआत सबसे पहले नृत्य, शास्त्रीय नृत्य की शैली में की थी और आजकल ये बहुत ज़्यादा प्रचलन में है, क्योंकि आजकल जो ऑडिटोरियम होते हैं, स्टेज होते हैं, वो इतने विशाल होते हैं कि ग्रुप जो परफॉर्मेंस होती है वो उसमें बहुत ज़्यादा उसका एक इम्पैक्ट आता है और दर्शक भी जो है वो क्लासिकल के साथ साथ कुछ इस तरह के नृत्य नाटिकाओं को और एक लाइट चीज़ों को देखना पसंद करते हैं। तो आज के समय के हिसाब से दर्शकों की मानसिकता और उनके मूड के हिसाब से आर्टिस्ट को अपनी प्रस्तुति देना होता है। मैंने भी बहुत सारे डांस ड्रामे में पार्ट किया है, उसमें काम भी किया और करती भी चली आ रही हूँ। मेरा जो सबसे ज़्यादा फेवरेट जो डांस ड्रामा है वो डॉक्टर धर्मवीर भारती जी का कनुप्रिया है। कनुप्रिया जो है वो राधा और कृष्ण की स्टोरी पर आधारित है। जब कृष्ण कुरुक्षेत्र के मैदान में चले जाते हैं युद्ध के लिए और राधा अकेली रह जाती हैं, तो उनकी बहुत सी शंकाएं होती हैं, बहुत सी उनकी उत्सुकताएं होती हैं, बहुत से उनके सवाल होते हैं कृष्ण से। तो वो सारी जो चीज़ें हैं वो कनुप्रिया में हैं। और जब मुझे सबसे पहली बार अमेरिका में कथक प्रस्तुति का अवसर मिला 2019 में, तो मुझे लगा कि मुझे कुछ अलग करना चाहिए। तब ये जो प्रोडक्शन था कनुप्रिया का, ये हमने तैयार किया और कनुप्रिया जो है मेरे दिल के बहुत करीब है और मुझे लगता है कि राधा के जो बहुत से सवाल हैं, बहुत से जो उनकी दिल की बातें हैं, जो उनकी व्यथा है, वो कहीं ना कहीं हर नारी के मन की व्यथा है, हर नारी के मन का सवाल है। तो मुझे कनुप्रिया बहुत पसंद है, वो मैं करती हूँ और चाहती हूँ कि इसकी इतनी ज़्यादा प्रस्तुति हो कि लोगों को लगे कि हाँ, कथक में भी बहुत से कुछ ऐसे कथा होती है, जो नृत्य नाटिकाएं होती हैं, वो समाज में अपना एक विशेष प्रभाव छोड़ सकती हैं। जी जी। तो मैम, आप जब कभी स्टेज पर डांस कर रही हो और आपको कभी ये घबराहट महसूस हुई है, नर्वसनेस जिसको हम बोलते हैं कि हम ज़्यादातर नर्वस हो जाते हैं, बहुत सारी भीड़ जो इकट्ठी होती है उसको देख के हम घबरा जाते हैं, तो आप कभी घबराई हैं? हालांकि आपको देख के लग तो नहीं रहा है, लेकिन मैं फिर भी पूछना चाहूँगी, कभी आपको घबराहट हुई है? प्रियंका, हर बार होती है घबराहट, लेकिन वो घबराहट मंच के पीछे होती है कि अब बस मंच में जाना है, मंच प्रवेश करना है। ऑडियंस से तो कभी घबराहट नहीं हुई, लेकिन हाँ, इतने सालों के बाद भी एक होता है ना कि प्रॉपर हमारी तैयारी होने के बाद भी ऐसा लगता है कि दर्शक जो हैं वो हमसे जुड़ पाएंगे या नहीं, हम जो प्रस्तुतियां देने जा रहे हैं वो उसको बेहतर तरीके से समझते हुए उसको आत्मसात करेंगे कि नहीं, उन्हें आनंद आएगा कि नहीं, इस तरह की घबराहट होती है। लेकिन जब एक बार पर्दा खुलता है और मंच में प्रवेश कर जाते हैं, तो उसके बाद जो ऑडियंस होती है वही मेरी सबसे बड़ी ताकत होती है। उनकी तालियां जो होती है, उनका एप्रिसिएशन जो होता है, वो बहुत बड़ी ताकत बनकर मेरे साथ रहता है। तो मंच में प्रवेश करने के बाद कभी ऐसा नहीं हुआ कि घबराहट हुई हो, चाहे डांस के मामले में हो, चाहे थिएटर के मामले में हो, रंगमंच में हो, या फिर एक्टिंग के मामले में हो। कैमरा जो होता है वो मेरा दोस्त बन जाता है दर्शकों के रूप में, और बस काम चल पड़ता है और मुझे घबराहट नहीं होती है। तो मैम, आपने स्टेज एंकरिंग भी की है, आप तो टीवी पर भी आती हैं, तो इसमें, इस क्षेत्र में आपके लिए सबसे बड़ी चुनौती क्या रही है? सबसे बड़ी चुनौती लाइव प्रोग्राम में होती है, लाइव एंकरिंग में होती है, चाहे वो टीवी के माध्यम से हो, चाहे वो दूरदर्शन के माध्यम से हो, चाहे आप स्टेज में आप लाइव एंकरिंग कर रहे हो, क्योंकि उस वक्त आपको प्रेजेंस ऑफ माइंड रहना बहुत ज़रूरी होता है।
भले ही मैं काफ़ी सालों से 27-28 सालों से मैं कैमरे के सामने हूँ, कैमरा फेस कर रही हूँ, स्टेज पे मैं एंकरिंग कर रही हूँ, लेकिन हर प्रोग्राम जो होता है वो मेरे लिए नया होता है। हर प्रोग्राम जो होता है वो मेरे लिए एक पहला अनुभव की तरह होता है, उसे मैं उस नज़रिए से देख करके चलती हूँ। और जिस भी विषय को लेकर के मैं एंकरिंग कर रही होती हूँ, उसकी थोड़ी बहुत जानकारी मैं पढ़ लेती हूँ, उसे देख लेती हूँ, जान लेती हूँ। लेकिन जब आप लाइव एंकरिंग कर रहे होते हैं तो आपको अपना दिमाग पूरी तरह से खोल करके रखना पड़ता है, और दबाव भी बिल्कुल नहीं होना चाहिए, और दबाव महसूस करना भी नहीं चाहिए। चाहे कितने ही लोग आपके इर्द गिर्द हों, आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करें, या फिर आपको बार बार ये बताने की कोशिश करें कि नहीं ऐसा कर लीजिए, नहीं अब ये चेंज, नहीं ये चेंज कर लीजिए, तो उस वक्त एंकर के लिए सबसे बड़ी बात होती है कि बिना किसी दबाव में आए, शांत चित्त से बहुत अच्छी तरीके से वो काम करें। तो कार्यक्रम जो होता है वो काफ़ी अच्छा होता है, और उसमें आपकी जो पर्सनालिटी होती है वो खुल कर के सामने आती है, और लोग आपको आपकी प्रशंसा करें ना करें, लेकिन दिली तौर पर आप खुद महसूस करते हैं कि आज आपने अपना बेस्ट दिया है। तो ये बात होती है। आपको एंकरिंग में सबसे ज़्यादा क्या पसंद है? क्योंकि एंकरिंग में सिर्फ बोलना नहीं होता है, उसमें लिखना भी होता है। तो एक तो कि एक एंकर में कौन कौन से गुण होने चाहिए, तब जाके वो एक बेहतर एंकर बनता है या फिर बनती है। साथ ही आपको उसमें सबसे ज़्यादा अच्छा क्या लगता है? एंकरिंग में मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है सांस्कृतिक कार्यक्रमों की एंकरिंग करना और इंटरव्यूज़ लेना। जब सांस्कृतिक कार्यक्रमों की बात आती है तो उसमें आपके पास विशाल दर्शक समूह होता है, और उन्हें बांधे रखना है, तो लगातार आप जब बोल रहे होते हैं तो एक मोनोटोनस सी बात आ जाती है और दर्शक ऊबने लगते हैं। उस वक्त आपको ये देखना चाहिए एक एंकर को कि आप उस विषय से संबंधित कितना बोल रहे हैं, ऑडियंस के मूड के हिसाब से आप किन किन चीज़ों को अपने स्क्रिप्ट में शामिल कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात होती है कि एक एंकर को एक बहुत अच्छा स्क्रिप्ट राइटर भी होना चाहिए, और स्क्रिप्ट राइटर के साथ साथ ये होना चाहिए कि आपकी जो मेमोरी पावर है, आपकी जो याददाश्त है, वो बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। ये नहीं कि दर्शक सामने बैठे हैं और आप पढ़ पढ़ के बोल रहे हैं, तो इसमें दर्शक जो है वो थोड़ा सा बोर होने लगता है। आपका जो प्रोग्राम है वो टॉकेटिव होना चाहिए, दर्शक के साथ ऐसा होना चाहिए कि आप उनको इन्वॉल्व करें, उनसे बातचीत करें, अपने एंकरिंग के थ्रू आप उनसे भी कुछ सवाल करें, उनका जवाब यदि आपके पास आता है तो वो आपसे जुड़ते हैं, और वो जो काम होता है, वो जो कार्यक्रम होता है, वो सफलता की चरम सीमा को फिर प्राप्त करता है। तो एक एंकर में गुण ये होना ही चाहिए, कॉन्शियस नहीं होना चाहिए। एंकर को कभी ये नहीं समझना चाहिए कि जितना उसका नॉलेज है वही है नॉलेज, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं हो सकता। यदि आपको कोई सलाह दे रहा है, आपको कोई कुछ बता रहा है, तो उसे एक्सेप्ट करना आना चाहिए खुले दिल से। और लाइव एंकरिंग की, जब स्टेज एंकरिंग की बात होती है, तो जैसे बहुत सारे हम शासकीय विभागों के या संस्थाओं के या पॉलिटिकल हम जब प्रोग्राम करते हैं, तो उसमें लास्ट मोमेंट तक चीज़ें बदलती रहती हैं। ऐसा नहीं है कि उसको सोच समझ के बदला जाता है, लेकिन होता है कि कभी गेस्ट के आने में देरी हो गई, कभी अचानक कोई सब्जेक्ट जोड़ दिया गया, या कभी ये होता है कि नहीं भाई ये भी कार्यक्रम इसमें जोड़ देते, तो उसको बहुत शांति से और सुकून के साथ उसको डील करना आना चाहिए। तो जब एक एंकर बहुत अच्छा स्क्रिप्ट राइटर होगा, बहुत अच्छा एक खुले दिमाग पे वो अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड के साथ वो काम करेगा, और एक दर्शकों को अपने से जोड़ने की क्षमता रखता होगा, तो वो मेरी नज़र में वो एंकर बेस्ट होता है। जी जी बिल्कुल मैम, लेकिन आपने कहा कि आप लोगों का इंटरव्यू लेती हैं, लेकिन साथ में ये भी है कि लोग आपका भी इंटरव्यू लेते हैं। तो वो अनुभव आपके लिए कैसा रहता है कि जैसे आप इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, मैं आपका इंटरव्यू ले रही हूँ, और वहीं दूसरी ओर आप भी लोगों का इंटरव्यू लेती हैं, तो ये अनुभव आपका कैसा रहता है, आपको कैसा महसूस होता है? प्रियंका, मुझे बहुत प्राउड फील होता है कि जब कोई मेरा इंटरव्यू लेता है, और चूंकि मैं इंटरव्यू लेती हूँ और प्रोग्राम करती हूँ, तो जवाब मुझे सवाल भले ही पता ना हो, लेकिन मुझे ये पता होता है कि जवाब किस तरह का होना चाहिए और उसकी सार्थकता कितनी होनी चाहिए। हमारे जो दर्शक हमसे जुड़े हुए हैं, हमारे जवाब से उनको कितना फ़ायदा होना चाहिए, कितनी प्रेरणा मिलनी चाहिए, और उन सब के लिए ऐसा ही नहीं कि केवल जवाब ही दे दिया और अपने पर्सनालिटी में उन चीज़ों को हमने शामिल नहीं किया। तो अपने व्यक्तित्व को निखारने के लिए मैं उन सभी चीज़ों को शामिल करती हूँ।
ताकि जो मैं बात बोलूं वो लोगों को लगे कि हाँ ये ऐसा कर रही हैं और इसीलिए ऐसा बोल भी रही हैं। तो ये नहीं होना चाहिए कि आप बोल कुछ और रहे हैं, कर कुछ और रहे हैं। जो आपकी पर्सनालिटी है उसके हिसाब से ही सारी चीज़ें आपसे जुड़ी हुई होनी चाहिए। तो जब मैं इंटरव्यू लेती हूँ तो मैं उस तरह के सवाल भी तैयार करती हूँ, और जब मैं इंटरव्यू देती हूँ तो मुझे ये एक लगता है कि सवाल किस तरह के होंगे। एक टाइटल मैं बस जान लेती हूँ कि किस विषय के तहत मेरा इंटरव्यू लिया जा रहा है या बातचीत की जा रही है, और उसके बाद जब टाइटल पता चल जाता है तो दिमाग अपने आप खुलना शुरू हो जाता है। चीज़ें एक के बाद एक दिमाग में आती जाती हैं कि किस तरह से जवाब देना है और किस तरह से दर्शकों को उसका फ़ायदा मिलना चाहिए। जी, जी। आप महिलाओं को क्या संदेश देना चाहेंगी? क्योंकि आप खुद भी एक महिला हैं और आप घर परिवार के साथ ही आपने अपने करियर को भी टाइम दिया है। तो जो ऐसी महिलाएँ जो अपने करियर को, अपने सपनों को साकार नहीं कर पाती हैं क्योंकि उनको अपना घर देखना है, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगी? प्रियंका, मेरा मानना है कि हर महिला को मल्टीटास्किंग होना चाहिए। चाहे वो हाउस होल्ड मैनेजर हो, हाउसवाइफ तो नहीं कहूँगी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो काम हम बाहर निकल के कर रहे हैं उससे किसी भी मायने में हमारी जो घर की महिलाएं हैं, जो गृहिणियां हैं, वो नहीं कर सकती हैं। उनके लिए काम का कोई भी दायरा नहीं होता है, और मुझे लगता है कि यदि 24 घंटे से ज़्यादा का भी यदि समय होता तो वो उतनी देर काम कर रही होती। लेकिन जब आप इतने अच्छे से घर गृहस्थी को संभाल सकते हैं, आप अपने बच्चों को एक सही दिशा दे सकते हैं, आप घर के बुज़ुर्गों को जब आप अपना समय दे सकते हैं, उनकी सेवा कर सकते हैं, तो आप एक बार ज़रूर सोचिए कि समाज में ऐसे बहुत से काम हैं जो घर से बाहर निकल करके भी आप कर सकते हैं और घर में रह कर के भी आप कर सकते हैं। तो सोसाइटी को, परिवार को तो आप अपना 100% दे ही रही हैं, लेकिन जब आप समाज को भी अपना कुछ % देंगी तो वो जो सुकून होगा वो आपके लिए बहुत बड़ा सुकून होगा, और आप दोहरी ऊर्जा के साथ कामों को कर सकती हैं। तो काम कोई भी आप कर सकती हैं, कोई भी ऐसा नहीं है कि आपको एंकर ही बनना है, आपको डांसर ही बनना है, आपको एक्टर ही बनना है। समाज में बहुत सारे कामों की सीमाएं नहीं हैं, आप कुछ भी करके आप एक प्रेरक के रूप में सामने आ सकती हैं। जी, जी, बिल्कुल। जैसा कि मैम ने कहा कि अगर आप अपने परिवार के सपनों को साकार कर सकती हैं, तो आप खुद के सपनों को भी साकार कर सकती हैं। तो देखिए, हर बार की तरह इस बार भी हम आपके सामने, आपके समक्ष लेकर आए थे एक जज़्बे भरी कहानी, और वो कहानी लेकर हमारे साथ आज मौजूद रही अनुराधा दुबे जी। अनुराधा जी, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया हमारे इस खास कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। धन्यवाद प्रियंका। तो नारी तो नारायणी में इसी के साथ आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।